हेलो फ्रेंड्स, मेरे यूट्यूब चैनल मैथ पावर में आपका स्वागत है। मैं आज आप लोगों को लेकर आया हूँ संख्या पद्धति, जो कि गणित का बहुत ही महत्वपूर्ण चैप्टर है। तो आइए इसे हम आप लोगों को बताने वाले हैं कि संख्या पद्धति में क्या क्या होता है, संख्या पद्धति में कैसे सवाल आ सकते हैं। तो आज हम इसका बेसिक बताने वाले हैं, ठीक ना। तो अगले वीडियो में इसका हम लोग क्वेश्चन करेंगे। तो आज बेसिक पहले समझ लीजिए, उसके बाद क्वेश्चनों को हम आसानी से सॉल्व कर सकते हैं, इस पर आधारित क्वेश्चनों को, ठीक ना। तो यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा, और यदि वीडियो पसंद आए तो लाइक एवं शेयर जरूर कीजिएगा। तो आइए देखते हैं अपना चैप्टर। तो जैसा कि हमारा चैप्टर है संख्या पद्धति। संख्या पद्धति यानी कि नंबर सिस्टम। तो इसमें जो संख्या है उसके नियमों के बारे में जाना जाता है, कैसे कैसे संख्याएं होती हैं। तो संख्या पद्धति में आइए मैं आप लोगों को कुछ बेसिक टिप्स बता देता हूं। देखिए, संख्या पद्धति में पहले होता है आपका यहाँ पर, ठीक ना। संख्या पद्धति में आपका होता है, देखिए पहला होता है आपका प्राकृतिक संख्याएं, ठीक ना। प्राकृतिक संख्याएं, प्राकृतिक संख्याएं, ठीक। अब देखिए, इसके बाद आपका आता है पूर्ण संख्याएं, ठीक ना। इसके बाद आपका है पूर्ण संख्याएं। पूर्ण संख्याएं। अब देखिए, इसके बाद आपका आता है पूर्णांक। तो देखिए, पूर्णांक के बाद अब हमारा आता है इसमें परिमेय, अपरिमेय, ठीक ना। और इसके बाद सम, विषम और भाज्य, अभाज्य, ये कुछ आते हैं इसमें। तो आइए पहले इन लोगों के बारे में हम चर्चा कर दें, इसके बाद कुछ और महत्वपूर्ण चीजों को बताया जाएगा उसके बाद, ठीक ना। तो देखिए, प्राकृतिक संख्या। प्राकृतिक संख्या किसे कहते हैं यह मैं आप लोगों को पहले बता देता हूं। ऐसी संख्याएं जो गिनती के काम आ सके, ठीक ना। यानी जो गिनने में सहायक होती हैं उन संख्याओं को हम प्राकृतिक संख्याएं कहते हैं। साधारण भाषा में ऐसे बोला जाए तो वे संख्याएं जिनसे हम गिनते हैं, जैसे 1 2 3 4, ठीक ना। कभी भी गिनती आप आरंभ करते हैं, किसी भी वस्तुओं को गिनना, तो आप 1 से शुरू करते हैं कि 1 2 3 4 5, ठीक ना। तो इस प्रकार से गिनती की जाती है, अर्थात 1 से शुरू करके, आरंभ करके और अनंत तक जो जाती है संख्याएं, उसी को हम प्राकृतिक संख्याएं कहते हैं, ठीक ना। यानी इसका प्रथम प्राकृतिक संख्या क्या होती है। तो कोई पूछेगा कि प्रथम प्राकृतिक संख्या, तो आप बताएंगे 1, ठीक ना। प्रथम प्राकृतिक संख्या 1। और प्राकृतिक संख्याओं का अंत नहीं है, क्योंकि यह अनंत है। संख्याएं अनंत हैं और प्राकृतिक संख्याएं भी अनंत हैं, क्योंकि गिनती हम करें तो अनंत तक हम गिन सकते हैं, गिनती का कहीं अंत नहीं होता है। इसलिए प्राकृतिक संख्याएं देखिए, जो 1 से प्रारंभ होती हैं या फिर जो गिनती के काम आती हैं वही प्राकृतिक संख्याएं कहलाती हैं। वे संख्याएं जो गिनती के काम आती हैं वे प्राकृतिक संख्याएं कहलाती हैं। अब देखिए, पूर्ण संख्याएं। यहाँ पर मैंने बताया पहले आपको प्राकृतिक संख्याएं, और यहाँ पर देखिए पूर्ण संख्याएं, ठीक। तो इन दोनों में कुछ ज्यादा डिफरेंस नहीं है, इसकी परिभाषा इसी पर आधारित है। यानी पूर्ण संख्या की परिभाषा जो है प्राकृतिक संख्या पर डिपेंड है। तो देखिए, पूर्ण संख्या की परिभाषा कैसे प्राकृतिक संख्या पर डिपेंड है, मैं आप लोगों को बताता हूं। यदि प्राकृतिक संख्या में 0 को सम्मिलित कर लिया जाए, ठीक ना। यदि प्राकृतिक संख्या में 0 को भी सम्मिलित कर लिया जाए तो उसे पूर्ण संख्या कहते हैं। जैसे यहां पर देखिए 0 1 2 3 4 डॉट डॉट डॉट, इसी तरह आगे जाइए, ठीक ना। यानी प्राकृतिक संख्याओं में क्या कर लिया गया है,
जीरो को सम्मिलित कर दिया गया है, क्योंकि 1 2 3 4 और इसके बाद डॉट 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 आपका प्राकृत संख्या है और जीरो सिर्फ इसमें बढ़ा हुआ है पूर्ण संख्याओं में। ठीक, तो पूर्ण संख्या का परिभाषा आपसे कोई पूछे डिफिनेशन, तो आप उसे कह सकते हैं कि यदि प्राकृत संख्याओं में जीरो को भी सम्मिलित कर लिया जाए तो वही आपकी पूर्ण संख्याएं कहलाती हैं। अब देखिए इसके बाद आपका आता है पूर्णांक। ठीक ना, तो पूर्णांक क्या होता है यह मैं आप लोगों को बता दूं। सभी धनात्मक और ऋणात्मक संख्याएं, सभी धनात्मक और ऋणात्मक संख्याएं और जीरो को सम्मिलित रूप से पूर्णांक कहते हैं। या फिर इसकी परिभाषा एक और प्रकार से दी जा सकती है कि सभी पूर्ण संख्याएं और ऋणात्मक संख्याएं क्या कहलाती हैं, पूर्णांक कहलाती हैं। जैसे यहां पर देखिए पूर्णांक को यहां पर ले लीजिए जीरो, इसके बाद 1 2 3 डॉट डॉट डॉट, और इधर भी ये होता है क्योंकि ऋणात्मक और धनात्मक दोनों संख्याओं को इसमें सम्मिलित करना है। तो देखिए ऋण 1 ऋण 2 ऋण 3 और फिर इसी तरह डॉट 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 आगे बढ़ता हुआ जाएगा। ठीक, यानी डॉट 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 का मतलब है कि यह अनंत तक जाएगा, इसका कोई भी अंत नहीं होता है, संख्याओं का कोई भी अंत नहीं होता है कि कितनी संख्या होती है। तो अब देखिए, तो यह सब क्लियर हुआ, प्राकृत संख्या, पूर्ण संख्या और पूर्णांक। तो प्राकृत संख्या वे संख्याएं जो गिनती काम आ सके उसे हम प्राकृत संख्या कहते हैं। पूर्ण संख्याएं वे संख्याएं यदि प्राकृत संख्याओं में जीरो को भी सम्मिलित कर लिया जाए तो पूर्ण संख्याएं कहलाती हैं वे। ठीक, अब देखिए पूर्णांक क्या होता है, पूर्ण संख्याएं और सभी ऋणात्मक संख्याओं को सम्मिलित रूप से हम क्या कहते हैं, पूर्णांक कहते हैं। अब देखिए इसके बाद हमारा आता है परिमेय और अपरिमेय। ठीक ना, तो देखिए यहां पर दो भाग में कर देता हूं इसका, एक यहां पर परिमेय, ठीक ना, परिमेय संख्याएं, और दूसरा है आपका अपरिमेय। तो देखिए परिमेय संख्याएं वे संख्याएं जिन्हें भिन्न के रूप में लिखा जा सकता है। ठीक ना, वे संख्याएं जिन्हें हम भिन्न के रूप में लिख सकते हैं, या फिर वे संख्याएं जिन्हें p बाई क्यू के रूप में लिखा जा सके। इसका डेफिनेशन है वे संख्याएं जिन्हें p बाई क्यू के रूप में दर्शाया जा सके उसे हम परिमेय संख्याएं कहते हैं। ठीक ना, और q जो है वह जीरो के बराबर नहीं होगा, यानी q डज नॉट इक्वल टू जीरो, q जो है जीरो के बराबर नहीं होगा। यदि q जीरो के बराबर होगा तो आपकी परिमेय संख्या नहीं कहलाएगी। तो इस प्रकार से आप ध्यान दीजिएगा कि वे संख्याएं जिन्हें p बाई क्यू के रूप में हम दर्शा सकते हैं, यानी जिन्हें p बाई क्यू के रूप में दर्शाया जा सकता है, उन्हें परिमेय संख्याएं कहते हैं। ठीक, अब देखिए तो परिमेय और अपरिमेय दोनों एक दूसरे के विलोम हैं, यानी विपरीत हैं। यदि आप परिमेय संख्या जान गए तो अपरिमेय का मतलब आप खुद जान सकते हैं कि वे संख्याएं जिन्हें p बाई क्यू के रूप में नहीं दर्शाया जा सकता है, यानी वे संख्याएं जिन्हें हम भिन्न के रूप में न लिख सकें उन्हें हम अपरिमेय संख्याएं कहते हैं। तो देखिए यहां से, यानी वे संख्याएं जिन्हें हम p बाई क्यू के रूप में नहीं दर्शा सकते हैं उसे अपरिमेय संख्या कहते हैं। ठीक, यहां से आप आपका क्लियर हुआ परिमेय और अपरिमेय। अब देखिए इसमें और महत्वपूर्ण चीजें हैं, जैसे सम और विषम, सम संख्याएं। ठीक ना, सम संख्याएं और विषम संख्याएं ये भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाती हैं संख्या पद्धति में, सम संख्याएं और विषम संख्याएं। तो देखिए सम संख्या का डेफिनेशन है आपका वे संख्याएं जो दो से विभाजित हो सके। ठीक है, तो सम संख्या का परिभाषा है आपका कि दो से विभाजित होने वाली संख्याओं को हम क्या कहते हैं, सम संख्या। यानी दो से, बस इतना आपको याद रखना है कि वे संख्याएं जो दो से विभाजित हो सके। ठीक है, वे संख्याएं जो दो से विभाजित हो उसे हम सम संख्या कहते हैं।
अब देखिए सम और विषम भी एक दूसरे के विपरीत हैं, यानी कि यदि आप सम संख्या का डिफिनेशन जानते हैं तो विषम संख्या को भी डिफाइन कर सकते हैं आप, यानी इसका डिफिनेशन भी आप बता सकते हैं। यानी वे संख्याएं जो 2 से विभाजित न हो उन्हें हम क्या कहेंगे, विषम संख्या। जैसे यहां पर मैं लिख देता हूं 2 से न विभाजित होने वाली, ठीक। तो यहां तक आपका क्लियर हुआ कि वे संख्याएं जो 2 से न विभाजित हो उन्हें विषम संख्या कहेंगे, और वे संख्याएं जो 2 से विभाजित हो उसे हम सम संख्या कहेंगे, ठीक। तो देखिए जो सम संख्या है तो इसमें सबसे छोटी जो सम संख्या है वह 2 होती है, यानी सबसे छोटी संख्या आपकी क्या है, 2। इसमें देखिए विषम में तो देखिए सबसे छोटी विषम संख्या जो है आपकी 1 होती है, ठीक ना। और सभी सम और विषम संख्याओं में यानी 2 जोड़ते जाएं तो अगली सम और विषम संख्या प्राप्त होती जाएगी, ठीक ना। तो अब देखिए इसके बाद आपका है यहाँ पर भाज्य और अभाज्य की बात करेंगे हम लोग। इसमें भाज्य संख्याएं और अभाज्य संख्याएं, ठीक ना, भाज्य और अभाज्य। तो भाज्य संख्याएं, तो भाज्य संख्याओं का डिफिनेशन है आपका ऐसी संख्याएं जिनका 2 से अधिक गुणनखंड हो, ठीक ना। ऐसी संख्याएं जिनका 2 से अधिक गुणनखंड हो उसे हम भाज्य संख्याएं कहते हैं। जैसे यहां पर मैं ले रहा हूं 4, ठीक ना। तो 4 के कितने गुणनखंड होते हैं, आप देखिए 1 से भी 1 कटेगा, 2 से भी और 4 से भी, यानी इसके कुल 3 क्या हो गए, गुणनखंड हो गए, यानी 3 अपवर्तक हो गए इसे काटने वाले, ठीक ना, जिससे 4 विभाजित हो सकता है। तो 1 से भी विभाजित होगा, 2 से भी होगा और 4 से भी होगा, यानी इसके 3 विभाजित करने वाले हो गए, यानी कि यह क्या है, भाज्य संख्या कहलाएगी, ठीक। अब देखिए अभाज्य संख्या, ऐसी संख्याएं जिनका केवल 2 अपवर्तक हो, ठीक ना, ठीक ना, जिनका केवल 2 अपवर्तक हो उसे हम क्या कहेंगे, अभाज्य संख्या। जैसे मैं ले रहा हूं 2, ठीक ना, यहां पर देखिए मैं 2 ले रहा हूं, तो 2 किससे कटेगा, 1 से कटेगा और खुद 2 से कटेगा, और किसी भी अंक से यह नहीं विभाजित होगा, अर्थात यह क्या होगी, अभाज्य संख्या। तो इसका देखिए 1 होगा और 2, यानी इसका केवल 2 जो है अपवर्तक है, इसलिए यह क्या होगी, एक अभाज्य संख्या।